नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हमारे साथ हैं गर्वित भाई, जो एक बारी पहले भी हमारे साथ पॉडकास्ट में आ चुके हैं। पहले तो भाई वेलकम एंड नाइस थैंक यू सो प्लेजर टू मच। हैव। आप सबको पता है, थैंक यू फॉर मैं कॉलिंग जब मी। ऑलवेज अ प्लेजर सर। आप सबको पता है, जब मैं पॉलिटिकल पॉडकास्ट करता हूँ, इट इज बेसिकली इधर-उधर की बातें। सो दिस इज अनदर वन इन दैट। सबसे पहले बात करते हैं यूजीसी की। ऑफ कोर्स दैट इज द ट्रेंडिंग सब्जेक्ट। आज जब हम ये अरे रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक ये आया है कि भैया नोटिफिकेशन आया है। गवर्नमेंट ने भी बोला है कि साहब उसके ऊपर एक रिव्यू कमेटी बैठेगी और हम दोबारा देखेंगे ये वो। दैट्स व्हाट मोस्ट ऑफ अस वांटेड कि यार देखो ये ठीक नहीं है, इसको चेंज करो। दैट मीन्स एक रिसेप्टिवनेस है कि भैया कुछ गड़बड़ हो गई है, समथिंग हैज हैपेंड एंड उसको यहाँ किस तरह से सीधा करना है। हाँ तो आदि भाई, मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है ना कि आपको कमेटी बिठाने की जरूरत पड़ी क्या? जब यूजीसी ने ये रेगुलेशंस लिखे थे और गवर्नमेंट ने जब ये पास नहीं किए थे, उस टाइम के बीच में बहुत शोर मचाया गया था। हमने भी मचाया था और लोगों ने भी मचाया था। जितने भी नेशनलिस्ट चैनल्स हैं, सब ने इसके बारे में कुछ ना कुछ बोला था। फिर भी उसके बाद गवर्नमेंट ने इनको पास कर दिया, रेगुलेटरी चीजों को ये बोल दिया कि ये अब हर एक यूनिवर्सिटी को फॉलो करना पड़ेगा। पॉइंट ये है कि जब यूजीसी ने ड्राफ्ट किया, रेगुलेशंस बनाए, तो पास करने की इतनी ज्यादा जल्दी क्या थी? पहले रिव्यू कर लेते। आपको थूक के ही क्यों चाटना है? फार्म लॉज के साथ भी आपने यही किया। अब रिव्यू कमेटी बिठाने का, अब जब ये हो गया कि सर से पानी ऊपर उतर ही गया है, उसके बाद आप रिव्यू कमेटी बिठा रहे हो, उसका कोई लॉजिक नहीं है ना। आप पहले ही कर सकते थे, इतना इतना बखेड़ा खड़ा ही नहीं होता। यहाँ पॉइंट है। और यहाँ पे मैं मतलब ये भी बोल दूं कि मतलब जैसा आई थिंक संजय संजय दीक्षित जी ने भी ये लिखा, और ये बहुत सही बात है कि अगर किसी को ये लग रहा है कि यूजीसी के कारण लोग मोदी को वोट नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। अगर किसी को ये लग रहा है कि जो यूजीसी के कारण लोग कांग्रेस के फेवर में चले जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। लोगों को यूजीसी के अगेंस्ट आवाज उठानी थी, क्योंकि वहां पे गलत हो रहा है, और यही आपको धर्म सिखाता है कि जो सिंपल। गलत है उसके अगेंस्ट आप आवाज उठा दो। दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं है। कांग्रेस अगर सोच रही है कि यहाँ पे ये घिर जाएंगे, तो मेरे को नहीं लगता है वो घिरेंगे। नहीं, देखिए मेरा पॉइंट एक था, जैसे आपने बोला कि दिस वाज स्टुपिडिटी। अब ठीक है, द बिल्कुल। पॉइंट अब जाके ये ऐसी जगह पे फंस गए हैं, ठीक है। तो हम्म। इसको पॉलिटिकली थोड़ा-सा एनालाइज़ करते हैं, क्योंकि हमको वो भी समझ में आना चाहिए कि भाई पॉलिटिकली गेम क्या होती बिल्कुल। है। आप फँस गए हो, हम्म। आप वापस लोगे तो एससी, एसटी, ओबीसी आपके अगेंस्ट में हो जाएगा। बिल्कुल। आप नहीं लोगे तो बाकी सारे इकट्ठे हो जाएँगे कि नहीं यार ये ठीक नहीं है। व्हिच बोथ ऑफ देम नाउ हैव देयर दिस थिंग, ठीक है, दोनों के हाथ में केक है। बिल्कुल। नाउ हाउ डू यू प्ले दिस? किस तरह से आगे जाओ? अब अब आगे जाने का बहुत सिंपल सा रास्ता है। इसमें कुछ ज्यादा करना ही नहीं है आपको। इसमें आपको केवल इतना प्रावधान डाल देना है कि अगर कोई झूठा केस करता है और केस झूठा पकड़ा जाता है, तो उसके अगेंस्ट सजा, आपको ये सजा दी जाएगी। तो इससे आपके झूठे केसेस खत्म हो जाएंगे। दूसरी चीज आपको ये करनी है कि जातीय भेदभाव केवल एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और माइनॉरिटी के अगेंस्ट नहीं होगा। किसी भी जाति के अगेंस्ट अगर आप जातीय सूचक चीजें बोलते हो, तो वो जातीय भेदभाव के गणना में आएगा। ये दो पॉइंट आपको फिक्स करने हैं, एंड योर लॉ इज कंप्लीट। अगर कोई बोलता है तिलक तराजू और तलवार, उसको मारो जूते चार, वो भी उतनी ही घृणित बात है जितना कोई और एससी, एसटी के जाति सूचक शब्दों को। या फिर कोई एग्ज़ैक्टली। लिखता है ब्राह्मण भारत छोड़ो, जैसे जेएनयू में लिखा गया था, जेएनयू की दीवारों पे था, तो वो भी उतनी ही घृणित चीज है। ब्राह्मणों की कब्र खुदेगी, ये अगर कोई बोलता है, तो वहां पे भी सजा होनी चाहिए। अगर आप सारी चीजों को ऑन द होल ले लेते हो, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको बस ये दो अमेंडमेंट करने हैं, एंड यू आर दैट्स इट। ऑन इट। एंड द बेस्ट थिंग इज़, देखिए मैंने भी ये चीज़ बोली है। लोग बोलते हैं साहब कास्ट क्या है, ये क्या है? मैंने बोला भाई मेरे को नहीं पता मेरी कास्ट क्या है। डिस्क्रिमिनेशन इज़ हम्म। डिस्क्रिमिनेशन। अब मेरे को आप बोलो ए दाढ़ी वाले, आई फील बैड, इट्स डिस्क्रिमिनेशन। इफ आई हम्म। डोंट फील बैड, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑलटुगेदर।
एग्जैक्टली हमारे जैसे लोगों एग्जैक्टली आपको हमारे जैसे लोगों को ऑनलाइन लोग क्या-क्या बोलते हैं, ठीक है? हाँ राइट? हमारे भी तो वही राइट्स होने चाहिए अभी ना यार, है नहीं? इसमें ना जो एक और गजब की बात है, इट इज इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। हुँ, आप मुंह से बोलते हो तब तो है ही है, लेकिन आपके मन में क्या है वो भी, उसके आधार पे भी आपको दंडित किया जा सकता है हुँ, कि इसके मन में ऐसा कुछ चल रहा है। अब ये कैसे कौन जानेगा भाई इसके मन में क्या चल रहा है? तो वहां पे भी वो एक चीज आ जाएगी, वो तो फिर टोटली उस कमेटी के हाथ में आपने इतनी बड़ी पावर दे दी। और फिर इससे क्या हो रहा है ना, इससे पूरा का पूरा जो कॉलेज है वो युद्ध क्षेत्र बन जाता है। आप अब देखो, आप भी कॉलेज में थे, हम भी कॉलेज में थे, हम जब कॉलेजेस में थे तो हमें पता भी नहीं होता था सामने वाले की क्या जाति है, और आपस में दुनिया भर के बैंटर्स होते रहते थे, कोई गाली वाली यूं ही चलती रहती थी दोस्तों दोस्तों के बीच में। तो और गाली, अगर सपोज करो हमें पता तक नहीं है सामने वाला किसी अनुसूचित जनजाति का है, जाति का है, SC ST से आता है, और उसको ऐसी ही गाली दे दी रैंडम यारी दोस्ती में, उसने जाके कंप्लेन कर दी कि इसने तो मेरे को इसलिए गाली दी है क्योंकि ये तो मैं दलित हूं। तब क्या होगा? वो इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट वो एक अलग बखेड़ा है कि इसके मन में तो जातीय द्वेष है। फँसाना हो किसी वो को तो भी बहुत एक, फँसा हाँ सकते हो। फँसाना हो किसी वही को तो बहुत बुरी तरह फँसा सकते हो इसके चक्कर में। वही ना। और इसमें क्या है कि आपकी डिग्री खई, मतलब आपको रस्टिकेट किया जाएगा, आपके उसके डिसिप्लिनरी एक्शंस बैठेंगे, दुनिया भर की चीजें होंगी, आपका तो साल खराब सा ही हो गया ना ऑलमोस्ट। तो या वो इशू है। नहीं दैट दैट इज़ वेरी क्लियर एंड आई होप इसमें से कुछ अच्छा निकले। ऑब्वियसली मेरे को लगता है अभी तो मोर और हाँ लेस ठीक हो ही जाएगा। इफ इट्स गॉन दैट अप तो समझ में आ रहा है कहीं न कहीं हाँ कुछ ना हाँ। कुछ होगा। एक नहीं नैर यहाँ पे मैंने ना भाई एक एग्जाम्पल भी दिया था, मतलब वो लोग यहाँ पे भी सुने। एग्जाम्पल मेरा ये था कि, और ये कॉलेजेस में बहुत कॉमन है, एक लड़की है, उसको दो लड़के पसंद करते हैं, एक SC ST से आता है, एक जनरल से आता है। दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि भाई ये लड़की मेरे को पसंद है। दोनों की बहस हो जाती है, आपस में मारपीट हो जाती है, दोनों एक दूसरे को मारते हैं और उतना ही मारते हैं बराबरी। अब जो अनुसूचित जो SC ST से आता है वो जाके कमेटी को बोल देता है कि इसने मेरे को इसलिए मारा क्योंकि मैं SC ST से आता हूँ, अब क्या करोगे? तो जनरल वाला तो गया ना भाई। तो और ये सब चीजें बहुत कॉमन रहेंगी इस पूरे उसमें। और आप देखो ना, यहाँ पे आपने ओबीसीज को एडवांटेज दे दिया। आपने ओबीसीज इस उसमें नहीं आएंगे कि ओबीसीज के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। इसमें आप देखो कि 84% जो केसेस हैं SC ST एक्ट के, जो कॉलेज से बाहर हो रहे हैं SC ST एक्ट में जो हो रहे हैं, 84% केसेस ओबीसीज के अगेंस्ट हो रहे हैं। हुँ, अब ओबीसीज आपसे इस पूरे यूजीसी वाले लॉ में रेगुलेशंस में इम्यून है। ये कैसे हो रहा है भाई? जनरल तो 16% फंस रहे हैं ना, और उनमें से भी मैक्सिमम केसेस फेक आ रहे हैं। तो आप कैसे करोगे, मतलब इस चीज को कैसे मैनेज करोगे? आपने इम्यूनिटी उन्हें दे दी जो एक्चुअली इस काम को कर रहे हैं। दैट्स द पॉइंट। चलिए आई मीन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इट्स समथिंग दैट इज़ मेरे हिसाब से मैं सुबह आज अनुपम मिश्रा जी से बात कर रहा था। कहते हैं यार ये तो वो बोलते हैं ना हम्म कोल्ड आइस में रखा जाएगा इसको जस्ट इट विल बी मेड टू डाई इट्स डेथ बिकॉज़ इट्स अ डेंजरस थिंग। सारा इट विल जस्ट बी फेडेड अवे कुछ नहीं होगा इसमें। बट एक नैरेटिव है जो काउंटर नैरेटिव आया हम्म ऑफ कोर्स गवर्नमेंट से नहीं आया बट काफी जो हैंडल्स हैं उनकी तरफ से आया एंड मैं सबको नेशनलिस्टिक मानता हूँ लेट मी जस्ट से दिस हम्म ये नहीं है कि भाई वो जस्ट बिकॉज वो गवर्नमेंट को इस टाइम पे कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है वो एंटी नेशनल हो गया नहीं एवरीबडी हैज अ राइट स्पीक है दैट्स परफेक्टली ऑलराइट हाँ फ्रीडम हाँ ऑफ हाँ स्पीच हाँ, भी होती है बट बिल्कुल एक बिल्कुल। नैरेटिव तो है बड़ा क्लियर नैरेटिव है उसके बारे में मैंने पढ़ाई भी करी कि जो गाइडलाइंस कहती हैं जब आपका ये यूजीसी एआईसीटी और ये सब चीजें जब खत्म होंगी दीज रूल्स विल बी इन फोर्स जब तक जो आपकी नई चीज बैठेगी उसके रूल जब तक नहीं आते तब तक ये जितने भी इसके रूल हैं वो फोर्स में रहेंगे सो दैट हम्म इज प्रॉब्ली नेक्स्ट एक डेढ़ साल में जब एनईपी का जो आपका आने वाला है हम्म अब एनईपी में नहीं आता दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू इंश्योर एज एक जो हम हाँ लोग एक कम्युनिटी है हमको ये इंश्योर करना है कि एनईपी में ये सब नहीं आनी चाहिए इट शुड बी वेरी क्लीन हो हाँ दैट अभी आपने मिस्टेक कर लिया एक डेढ़ साल का इशू है
whatever, it needs not to come in the main NEP. What is your opinion? किस तरह हम उसको इंश्योर करें? मेरे ख्याल से तो अभी जब रेगुलेटरी कमेटी बैठी है इस पे, तो इसको आप डिले करते जाओ और एनईपी आने दो, उसके बाद ये अपने आप ही फेड अवे हो जाएगा। Okay. एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप इसमें ये 2-3 चीजें जो हमने बोली हैं वो ऐड कर दो, बात खत्म हो जाएगी, इसमें किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वही बात है कि आप ऐसे ही इसको इंश्योर कर सकते हो, अदरवाइज इसका कोई वो है नहीं। मतलब इसको जब आपको 1-1.5 साल के लिए ही लाना था, तो इसका कोई औचित्य था नहीं कि आप इतने हड़बड़ी में इसको ला दो और उसको लागू भी कर दो। यूजीसी ने पॉइंट्स बनाए, रेगुलेशंस बनाए और आपने लागू भी कर दिया बिना पढ़े, या जब आपको दिख रहा है कि एक सेक्शन है जो इसके अगेंस्ट बोल रहा है, आपने उनकी प्रॉब्लम्स बिना सुने इसको लागू कर दिया, वहां पे इशू आ जाता है। अब आपको इंश्योर करना है कि या तो ये डिले हो जाए या फिर आप इसमें ऐसे प्रावधान डाल दें जिससे सब खुश हो जाए। नहीं, बड़ा अच्छा है ये आपका सजेशन। आई थिंक इट शुड, मेरे हिसाब से पॉलिटिकली आल्सो इट्स नॉट एट दिस मोमेंट, जब आप देख रहे हैं कि कोई ना कोई एक छुतरी छोड़ने की ढूंढ रहा है। हाँ, बिल्कुल। Don't get into it right now, just let it die off, खत्म करो इसको। अपने थॉट लीडर्स के साथ बैठो, उनको अश्योर करो कि भाई अच्छा ठीक है, we've taken your this thing, do a participative thing and just let it die off. That's very important. आते हैं दूसरे इश्यूज पे। व्हाट अबाउट आपका जो अभी एनालिसिस है अबाउट वेस्ट बंगाल, क्या कहता है, क्या हो रहा है वहां पर? जो ममता दीदी ने इतने जो ये कंडम करे हैं इतने सारे, डू यू थिंक दैट टीएमसी हैज गॉट रिचार्ज्ड अगेन कि दिस इज ये टेम्पररी है, थोड़ा सा टिक 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 होता है फिर नीचे गिरता है ये? देखो मेरे को लगता है कि वेस्ट बंगाल में इस बार टक्कर कांटे की है। इस बार मजेदार इलेक्शन होने वाला है। पिछली बार हम सबको पता था कि बीजेपी अच्छा कॉन्टेस्ट देगी, अच्छा लड़ेगी, फाइट होगी, पर उतनी फाइट दिखी नहीं ग्राउंड पे। वो एक अलग बात है। ऑल्दो वोट परसेंटेज की अगर हम बात करें तो वहां पे वो फाइट थोड़ी बहुत दिख जाती है। केवल 24 लाख वोट थे जिससे भाजपा हारी थी। इस बार आपको फाइट अच्छी दिखेगी बंगाल के अंदर, और ये जितनी भी हड़बड़ी आपको ममता बनर्जी की साइड से दिख रही है, वो इसीलिए दिख रही है क्योंकि बीजेपी इस बार स्ट्रांग है बंगाल के अंदर। और उसके 2-3 पॉइंट्स हैं। एक, जब बिहार इलेक्शन चल रहा था उस टाइम पे आरएसएस की एक टीम बंगाल में पहुंच चुकी थी, ठीक है। और आप 2024 के बाद देखो, 2024 में आपको खबरें सुनने को मिली होंगी कि भाजपा और आरएसएस के बीच में थोड़े क्लैशेस चल रहे हैं, और ये न्यूज आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिली होगी, बट इंटरनल बात है। भाजपा के एक लीडर ने, मैं नाम नहीं लूंगा, भाजपा के एक लीडर ने और आरएसएस के एक लीडर ने, उसका भी नाम नहीं लूंगा, दोनों की बात हुई थी। और आरएसएस के लीडर ने भाजपा के लीडर को ये कहा था कि आरएसएस अगर भाजपा को जिता नहीं सकती, वो एक अलग बात है, हरा तो सकती है। तो 2024 के इलेक्शन में वो आपको देखने को मिला भी था। फिर उसके बाद इन दोनों के बीच में संधि होती है और दोनों को लगता है कि एक दूसरे के पूरक ही हैं हम, तो आगे बातें, आप महाराष्ट्र इलेक्शंस देख लो, दिल्ली इलेक्शंस देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट हरियाणा इलेक्शन देख लो। हरियाणा इलेक्शन सबने कह दिया था हार गई भाजपा, बट दे टर्न्ड द टेबल, और उसमें आरएसएस का बहुत गजब का रोल था। और इन्होंने बिहार के इलेक्शन देखो, बिहार के इलेक्शन में आरएसएस ने बहुत गजब का काम किया है। तो ये जो आरएसएस की टुकड़ी गई हुई है बंगाल में, और इस वक्त बंगाल में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उन्होंने छोटे छोटे सेक्शंस बनाए हैं, मोहल्ले काटे हैं कि ये मोहल्ले में जाएंगे, इतने लोग इस मोहल्ले को कवर करेंगे, इतने लोग इस मोहल्ले को कवर करेंगे, ऐसे करके वो सारी चीजें कर रहे हैं वहां पे। और लोगों को हिंदुत्व के एरे में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो बटे हुए हैं उनको संगठित करने का प्रयास आरएसएस कर रही है। तो एक तो सबसे बड़ा पॉइंट यहां पे आ जाता है आरएसएस का। सेकंड पॉइंट इज आपका जो ये वोट काटे गए हैं एसआईआर में। अब एसआईआर के जो वोट है, मतलब पिछली बार केवल 24 लाख वोट से भाजपा हारी थी,
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 24 लाख वोट से केवल भाजपा आ रही थी, और एसआईआर में अभी तक मेरे ख्याल 35 1 लाख वोट कट चुके हैं। तो फर्स्ट राउंड ही उड़ गए थे, उसके बाद अभी वो रीसेट हो रहे हैं, हाँ उसमें भी 30 लाख और हाँ गायब हो गए। हाँ। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अभी एसआईआर में ये आंकड़ा जो है 70 80 लाख तक या 1 करोड़ तक भी पहुंच जाए तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पिछली बार केवल डिफरेंस 24 लाख वोट का था। इस बार वो 24 लाख। अभी यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ना वो ये है कि जब एसआईआर हो रही है ना, तो जो बांग्लादेशी हैं वो भले ही वहां पे रह रहे हों, लेकिन वो अपने उसके लिए नहीं जा रहे हैं कि भाई देखो हमारा वोट कार्ड है, हमारा ये है, हमारे वेरिफिकेशन के लिए नहीं जा रहे हैं वो। तो जब वो वेरिफिकेशन के लिए नहीं जा रहे हैं तो एटलीस्ट उनका वोट उड़ रहा है। वो भले ही रह रहे हों पर उनके वोटिंग के अधिकार उड़ जा रहे हैं। तो ये एक बहुत चिंता का विषय है ममता बनर्जी के लिए। तो यहाँ पे भाजपा को बहुत तगड़ा एज है। और ये 2 3 पॉइंट्स हैं जो बहुत क्रूशल रोल प्ले करेंगे बंगाल इलेक्शंस में। इस बार टक्कर बहुत कांटे वाली होने वाली है। मुझे ये बताओ, अभी तक तो उसके इलेक्शंस अनाउंस हो जाने चाहिए थे, फरवरी में होने वाले थे ना, फरवरी मार्च में अनाउंस। अभी नहीं तक तो नहीं, कुछ मा, आना। मा, मार्च मार्च अप्रैल में होने थे। पिछली बार मार्च में हुए थे आई थिंक, मार्च या अप्रैल के एंड में, मार्च के एंड में आई थिंक हुए थे पिछली बार। यू थिंक ये तो डिले तभी होंगे? होंगे। आई डोंट थिंक ये डिले होंगे। बाकी अगर एसआईआर की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो हो सकता है डिले हो जाए। क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि ऐसा ही। पहले तमिलनाडु और इन हाँ। चीजों का शुरू होगा, क्योंकि अमित हम्म। शाह साहब की मूवमेंट्स एंड कमेंट्स में भी अभी आप देखोगे, इट्स मोर तमिलनाडु रादर हाँ देन वेस्ट बंगाल। हाँ हाँ हाँ। नहीं, मुझे तो कुछ ऐसा हिंट आ हो रहा है नहीं कि सकते, पहले तमिलनाडु जाएगा अंदर। हो सकता है डिले हो जाए। इनको बेसिकली थोड़ा और टाइम मिल जाएगा, और इधर से एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो पूरी करना चाहते ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो हो सकता है। बाकी कांट से क्वाइट पिछली बार मार्च में हुए थे आई थिंक। तो हाँ बिकॉज अभी तक कुछ तो आ जाना चाहिए ना यार। अगर आपके मार्च में इलेक्शंस हैं, हाँ। जनवरी, जनवरी एंड होने वाला है, आप कब करोगे उसके बाद? तो हम्म। इट्स हाँ काइंड ऑफ लिटिल वियर्ड कि अभी तक कोई हाँ, हो अनाउंसमेंट सकता नहीं हुई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से या है। समथिंग। योगी जी बिल्कुल। के पीछे आजकल काफी लोग पड़े हुए हैं। आई मीन एंड काफी लोग बोलते हैं कि योगी जी का ये टेस्टिंग टाइम है। उनकी कितनी मेच्योरिटी, पॉलिटिकल मेच्योरिटी है। एडमिनिस्ट्रेटिवली इज वेरी स्ट्रांग, बट पॉलिटिकली कई हम्म लोग कहते हैं इज प्रीटी वीक। कभी भी उनका वो एक पॉलिटिशियन का अलग एक्यूमेन होता है, एक अलग तरह से सोच होती है। ये हम्म ठक वो है। सम पीपल हैव दैट ऑब्जेक्टिव। मैंने इतना उनको स्टडी नहीं करा है, बट मैंने एक चीज देखी है कि पीपल हु आर एक्सट्रीमली हैप्पी आर हैप्पी। मतलब जो खुश हैं वो तो हम्म एकदम, और जो ना खुश हैं हम्म वो बिल्कुल खुश नहीं है। तो एक दो एक्सट्रीम्स में है इस टाइम पे। हम्म। हाँ नहीं, इसमें देखो योगी जी का मेरे हिसाब से सीन क्या है ना, कि योगी जी का जो फैन फॉलोइंग है वो दिन ब दिन बढ़ी ही है। लेकिन ये जो यूजीसी वाला पंगा अगर हो गया तो यूपी में अगर आज आप इलेक्शन करवाओगे तो भारी डेंट पड़ेगा। क्योंकि पिछली बार आप देखो यूपी में राजपूतों ने महा पंचायत की थी 2024 के इलेक्शन से पहले। पहले और हाँ, 2024 के इलेक्शन से पहले महापंचायत हुई थी, और उस महापंचायत में यूनानिमसली ये कहा गया था कि इस बार भाजपा को वोट नहीं देना है। ऑल्दो राजपूत आर मतलब ये हमेशा से इनके वोटर्स रहे हैं, पर इस बार 2024 के इलेक्शन में इन्होंने महापंचायत में ये फैसला लिया था कि भाजपा को वोट नहीं देंगे। और यूपी के अंदर आप देखो 24, ये मतलब 35 सीटों का नुकसान हुआ था 2024 के इलेक्शन में। तो वो जो नुकसान था वो केवल राजपूतों के थ्रू हो गया था। मतलब उसका भी एक प्रभाव था, दलितों का और वो सारी चीजें तो एड ऑन थी, बट राजपूतों का भी एक प्रभाव था। अब आप देखो अगर यूजीसी वाला एंगल रहता है और उसके कारण वोटर्स जो हैं इधर उधर होते हैं, तो राजपूत ब्राह्मण बनिया जो कोर वोटर है भाजपा के, वो अगर इधर उधर हो गए तो यूपी के इलेक्शन प्रभावित हो सकते हैं। बाकी अगर हम योगी जी की ऑन द होल बात करें तो योगी जी आई थिंक उनका स्टैचर बढ़ा ही है, और उनको
पॉलिटिकल एक्यूमेन की मेरे ख्याल से इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका जो हिंदुत्व का फेस है वो इतना ज्यादा लार्जर देन लाइफ हो चुका है कि अब लोग, मैंने मतलब कर्नाटका में देखा कि जब वो कौन था, गैंगस्टर था, गैंगस्टर क्या नाम था उसका, जो गैंगस्टर मारा गया था, मैंने कर्नाटका में देखा, कर्नाटका में उस चीज की फॉलोइंग हो रही थी, उस चीज के बारे में बात हो रही थी, वो योगी के बारे में, और ऐसा मतलब योगी बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हाँ, तो वो सब चीजें जो है, और आप बिहार के इलेक्शन में देखो ना, बिहार के इलेक्शन में आई थिंक योगी जी की 18 रैली हुई थी, अमित शाह से भी ज्यादा रैली थी मेरे ख्याल। और वहां पे जो विधायक थे या जो भी कंटेस्टेंट्स थे, वो ये चाह रहे थे कि योगी जी आके हमारे क्षेत्र में एक रैली कर दें। तो आप हरियाणा में दुनिया भर की रैली हुई, दिल्ली में रैली हुई, योगी जी की जो वो है स्टेटस है, स्टैचर है, वो तो बढ़ रहा है। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि पॉलिटिकल एक्यूमेन नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन बहुत ज्यादा है, वो सब चीजें मेरे ख्याल से योगी जी के उसमें मैटर ही नहीं करती हैं। वो हिंदुत्व फेस इतना ज्यादा लार्जर देन लाइफ हो गया है कि अब उन्हें उस पॉलिटिकल एक्यूमेन या किसी और चीज की इतनी ज्यादा जरूरत है नहीं मेरे ख्याल से। नहीं, दैट्स अ गुड पॉइंट, क्योंकि जो अभी वहां पर ये जो सो कॉल्ड शंकराचार्य और इनके बीच में शुरू हो गया है, हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज है, जहां पर आप देख रहे हो कि बहुत जबरदस्त, दिस बैटल इज काइंड ऑफ हीटिंग अप बड़ी जबरदस्त तरह से। तो आपका हाँ। क्या इसमें अब एनालिसिस है, इज व्हाट डू यू थिंक? यार यार अगर हम शंकराचार्य के इसमें जाएंगे ना, वैसे मैं मतलब इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा बोलना अवॉइड करता हूँ, पर अगर हमें इस टॉपिक में जाना है ना, तो हम इसको इसको हमें बहुत पीछे से देखना पड़ेगा। 1947, 1946, 47, 48, 49, 51, इस टाइप से। तो एक करपात्री जी हुआ करते थे, वो शंकराचार्य बनने वाले थे, बट उनके पॉलिटिकल एम्बिशंस थे। अब उनके पॉलिटिकल एम्बिशंस थे, वो आरएसएस के साथ मिलके चुनाव लड़ना चाहते थे, और सारी चीजें सही चल भी रही थी, पर करपात्री जी जो थे वो एडमेंट थे कुछ चीजों के ऊपर। जैसे आरएसएस सहभोज करती थी, या मंदिरों में सभी जातियों के लोगों को आमंत्रित करती थी। तो करपात्री जी चाहते थे कि भाई आरएसएस ऐसा ना करे, सभी जातियों के लोग मंदिरों में ना जाएं, जो शूद्र हैं वो शूद्र ही रहें और वो अलग रहें, वो मंदिरों में ना जाएं। वो ये करपात्री जी के बिलीव थे। अब इन सब चीजों के ऊपर करपात्री और आरएसएस के बीच में झड़प होती थी। ऑब्वियसली झड़पें होनी बनती थी, मतलब ये तो मतलब जब वो एडमेंट थे इस चीज के ऊपर और वो कर रहे थे, तो झड़प तो होगी होगी, झड़प होती थी, सारी चीजें होती थी। उसके बाद फिर इन दोनों ने एक दूसरे से रास्ता विमुख कर लिया। अब क्या होता है, करपात्री जी जो हैं वो आरएसएस के स्टॉन्च हेटर बन गए, या फिर आप उनको उनको अपोज करने लग गए, और सारी चीजें उस तरीके से होने लगी। और जो करपात्री जी के शिष्य थे वो शंकराचार्य बने। अब जो करपात्री जी के शिष्य हैं जो शंकराचार्य बने, और वो सारी चीजें अगर हो रही हैं, तो फिर वो आरएसएस का विरोध तो करेंगे ही, वो भाजपा का विरोध भी करेंगे। इसीलिए 2014 में इन्होंने भाजपा का, नरेंद्र मोदी का विरोध भी किया था, जबकि उस टाइम पे तो मोदी ने कुछ भी नहीं किया था। तो आप इनको देखोगे, ये पुरी वाले शंकराचार्य जो हैं और ये अभिमुक्तेश्वरानंद जो हैं, ये इनके सेक्ट के जो हमेशा ही आपको दिखेंगे, ये भाजपा का या आरएसएस का विरोध करते हुए नजर आएंगे हमेशा। बाकी के दोनों नहीं आएंगे, ये दोनों आएंगे। तो ये इशू वहां से शुरू होता है करपात्री जी से। मतलब मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं घुस रहा हूँ, नहीं नहीं और ज्यादा डिटेल में घुसूंगा तो फिर वो दिक्कत वाली नहीं, बातें आई भी नो आ आई नो। जाती हैं उसमें। एक हाँ, एक चीज मेरे को बड़ी अजीब सी लगी, जो एमपी में लॉयर साहब हैं, तलवार जी है ना, अनिल अनिल, हाँ मैं नाम जस्ट कीप्स उनका नाम मेरे, आप मैं भी जानते बोल हैं। रहा हूँ, मैं भी बोल रहा हूँ, मैं भी बोल हाँ, रहा हूँ, मेरे को केस भी शायद ना पता हो। आप नहीं बताइए, नहीं, केस बताइए, मैं शायद याद। जो लॉयर हैं जिन्होंने काफी आवाज उठाई थी अभी रिजर्वेशंस और इन चीजों के बारे में, अच्छा अच्छा, एंड हाँ हाँ हाँ। सडनली वो जाके इनके साथ खड़े हो गए। तो मैंने इनके ट्वीट भी करा था, यार आई यूज्ड टू रिस्पेक्ट दिस मैन सो मच,
कि ये पते की बात बोलता है, ये करता है। हाँ उसके हाँ बाद हाँ। जब उनके साथ मोहन यादव की सरकार में वो सब हुआ था, पीपल क्रिटिसाइज दैट, उसका भी सपोर्ट किया मैंने। बट ये बंदा हम्म। जाके ऐसे आदमी के साथ जाके खड़ा हो गया वहां पर। भाई इन्होंने क्या चक्कर क्या है ना, क्या हो रहा है, जिसको यहाँ पे, जिसको जहाँ पे पॉलिटिकल पैट्रोनेज मिलती है या फिर जहाँ पे जिसको एयर मिलती है, वो लोग वहां पे खड़े हो जाते हैं जाके। सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी समझ है, उसके हिसाब से सब कर लेते हैं। और मुझे अब लगता है कि ये जो संत अखाड़े हैं, कई सारे अखाड़े हैं, वो अभी अभी मुक्तेश्वर आनंद जो शंकराचार्य अपने आप को क्लेम करते हैं, उनके ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट का केस भी चल रहा है इस चीज को लेके कि वो शंकराचार्य हैं भी या नहीं। उस चीज के ऊपर अभी कोई कोई पुष्टि है नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट बोलेगा तभी वो शायद शंकराचार्य माने जाएंगे। तो अभी तक तो पता नहीं उनको शंकराचार्य बोलना चाहिए भी या नहीं। बट मेरे को लगता है कि बहुत सारे अखाड़े जो हैं वो इनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, और कई संतों ने तो कहा भी है कि जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अब बाकी देखो आप क्या बन के आता है। मेरे को लगता है कि इतना ज्यादा शंकराचार्य को पॉलिटिकल चीजों में ना घुस के थोड़ा धर्म के ऊपर बात करनी चाहिए। बहुत सारे इश्यूज हैं जिनके ऊपर बात करके ये काफी कुछ हाँ, कर सकते वही हैं, जिसका वो बड़ा वही वही। हमारी जो ऑपोजिशन बोल के भी थोड़ा अजीब ही लगता है, बिकॉज ये ऑपोजिशन किस में करते हैं मेरे को समझ नहीं आता। ट्विटर पे करते रहते हैं ऑपोजिशन। एग्जैक्टली exactly। यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ही ये है ना कि ऑपोजिशन जो है वो ऑपोजिशन अब रही नहीं है। वो सही मुद्दे, मतलब आप बिहार का इलेक्शन, मेरी बात हो रही थी कि भाई ये राहुल गांधी जो है, मतलब भाजपा के एक लीडर हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी बिहार इलेक्शन के टाइम पे। तो उन्होंने कहा कि यार राहुल गांधी जो मुद्दा, मैंने मतलब उनसे पूछा कि राहुल गांधी ये वोट चोरी कर रहा है, तो आप इलेक्शन कमीशन को बोल के या उनको थोड़ा मतलब ऐसे एनफोर्स करके इसके ऊपर केस क्यों नहीं करवा देते मानहानि का। तो उन्होंने कहा कि इसको करने दो, बहुत बढ़िया मुद्दा उठा रखा है इसने। इसका जमीन के ऊपर कोई इसको पूछता नहीं है। बिहार के लोकल मुद्दे अगर उठा लिए तो दिक्कत हो जाएगी। तो वो खुद चाहते हैं कि भाई ऐसे मुद्दे उठाए जाएं, और ये इस तरीके के मुद्दे उठा रहे हैं। ऑपोजिशन ऑपोजिशन है नहीं अब। वोट चोरी तो पूरा फेल हो गया ना आपका। आपने वही ना बिहार एग्जैक्टली इलेक्शन करा, 45 दिन निकल गए, वो खत्म हो गया। हम ये करेंगे, एविडेंस, वो सब खत्म हो। यार कहीं तो कुछ तो करो फिर। हाइड्रोजन बम और पता नहीं क्या क्या, कुछ भी नहीं हुआ वही। और आपकी क्रेडिबिलिटी और खत्म हो रही है कि भाई आप इस तरीके के मुद्दे उठा रहे हो और उस पे सतह पे उसमें कुछ भी नहीं है। फिर इसमें ना एक चीज और आप देखना, दिल्ली का इलेक्शन था, भाजपा ऑपोजिशन में थी। भाजपा ने लोकल लेवल का, मतलब कोई इधर उधर की भसड़ नहीं करी, लोकल लेवल के सारे काम किए। आप शहजाद पूनावाला को देखो, वो गली गली घूम घूम के यहाँ पे कूड़ा है, यहाँ पे पॉल्यूशन है, यहाँ पे कचरा है, यहाँ पे रोड टूटी हुई है, ये पॉश इलाका है और पॉश इलाके में इस तरीके की रोड है, यहाँ पे ट्रैफिक जैम है, ये सब कुछ दिखा रहे थे। आप स्वाति मालीवाल को देखो, स्वाति मालीवाल ने तो किस तरीके के वीडियोस बनाए थे, विद हम्म, वो तो बेटर म्यूजिक, म्यूजिक भी अच्छा और इतनी बढ़िया शूटिंग, और 4-5 एंगल से शूट किया उसे। वो वो लोकल लेवल पे चुनाव लड़े पूरा का पूरा। आप क्या चुनाव लड़ते हो? वोट चोरी। जो नेशनल लेवल का मुद्दा होगा, महाराष्ट्र में वोट चोरी हुई है जी, बिहारी को क्या लेना देना है उससे। पॉइंट ये है कि आप बिहार में सड़कें नहीं है, बिहार में खाना नहीं है, बिहार में जो फैक्ट्रीज नहीं है, इसके ऊपर बात करो। आप वो कर ही नहीं रहे हो। पूरा चुनाव आपने यूं निकाल दिया। हरियाणा का चुनाव, भाजपा किस पे लड़ी? ये खर्ची पर्ची पे, जो कि हुड्डा के टाइम के सबसे बड़ी चीज थी, खर्ची पर्ची। पूरा इलेक्शन खर्ची पर्ची पे लड़ गए। अमित शाह आ रहे हैं, वो ये शब्द बोल रहे हैं, नायाब सिंह सैनी आ रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं, खट्टर आ रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं। खर्ची पर्ची पे पूरा इलेक्शन आपने लड़ लिया। आपने लोकल मुद्दे उठाए ना। ये क्या करते हैं, ये नेशनलिस्टिक मुद्दे उठा लेते हैं जिसका लोकल इलेक्शन में कोई लेना देना नहीं है। it's quite amazing when you look at this particular thing, that ग्राउंड कनेक्ट इतना इतना बुरी तरह से ऑफ है इनका कि इनको समझ में नहीं आ रहा है बोले क्या। इनका ट्विटर हैंडल्स हैव बिकम रैबिड। हम्म।
ये हाँ नट्स, एब्सोल्युटली नट्स। सब इनको देखो यार, तुम कर क्या रहे हो भाई? ये क्या बातें कर रहे हो? कुछ तो ढंग की बात कर लो यार। हम्म। नो कनेक्शन विद मतलब रियलिटी। आप इनका वही है ना, आप जैसा आपका लीडर होता है वैसे बन जाते हो। और ये मतलब किसी ने बहुत पुराना कोट है, आप जैसा आपका लीडर होता है वैसे आप बन जाते हो। अब आपका लीडर जैसा है आप वैसे ही काम कर रहे हो ना। आपके जो प्रवक्ता हैं वो डिबेट्स में आके कोई भी उल जरूल बात बोल रहे हैं, फैक्ट्स के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। आपके जो टीम है, सोशल मीडिया टीम है, वो कुछ भी लिख रही है, कुछ भी बोल रही है, कुछ भी कह रही है, और फिर आप खुद ही फंस जाते हो उसके ऊपर। तो वो सब चीजें, मतलब एक नेतृत्व की मेरे को लगता है कमी है यहाँ पे, जो कि मतलब इट इज क्वाइट सैड। अभी कांग्रेस जो है वो दो फैक्शंस में ऑलरेडी डिवाइड हो चुके हैं, एक प्रियंका एक राहुल, हुँ। और दोनों आपस में क्लैश कर रहे हैं। ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं इंस्टेड ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट भाजपा और एनी अदर पार्टी। सो व्हाट्स हैपनिंग देयर? मैं एक्चुअली ये पूछने वाला था आपसे, सिंस यू काइंड ऑफ पुट इट अक्रॉस, वो हो क्या रहा है वहाँ पर? हो क्या रहा है? कुछ नहीं हो रहा। मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनको कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी में पोटेंशियल नहीं दिखता है, और जो कि हुँ। सही भी है। मतलब उसको खुद को अपने अंदर पोटेंशियल नहीं दिखता है, तो मतलब बाकी और लोग क्या ही देखेंगे। तो उसको उसके अंदर पोटेंशियल नहीं दिख रहा है, प्रियंका गांधी के अंदर पोटेंशियल दिख रहा है लोगों को, तो वो ये चाह रहे हैं कि प्रियंका गांधी को आगे बढ़ाया जाए और राहुल गांधी को बैक स्टेप कर दिया जाए। बट सोनिया गांधी का जो पुत्र मोह है वो कुछ ज्यादा ही है। वो हमेशा से ये चाहती है कि राहुल गांधी सेंटर में रहे और फोर फ्रंट में रहे। मतलब जब 2004 की बात है ये, सोनिया गांधी पीएम बनने के लिए पूरी तैयार थी, हुँ। और उस टाइम पे राहुल गांधी ने सोनिया गांधी को ये कहा था कि अगर आप पीएम बनती हो तो मैं कुछ कर लूंगा। ये कह के वो सबके बीच में उसने ये बोला, और ये कह के वो अंदर चला गया। तो वो नहीं चाहता था कि हमारी फैमिली में से अब आगे कोई पीएम वीएम बने। उसका मन भी नहीं था कोई पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स में आने का। बट इनकी मजबूरी है कि इनको पॉलिटिक्स में रहना पड़ेगा। इन्होंने पुराने जो कांड कर रखे हैं, द मोमेंट दे लीव पॉलिटिक्स वो कांड सारे सामने आएंगे और ये जेल में जाएंगे। ये इसलिए इनकी मजबूरी बनी हुई है कि पॉलिटिक्स में हैं। अदरवाइज हुँ। मेरे को लगता नहीं कि राहुल गांधी चाहता था कि वो पॉलिटिक्स में रहे। तो दे मतलब ये कुछ दिखता नहीं है आगे कहीं जाते हुए। चाहता तो वो तो खुद को, उनको भी पता है कि राहुल विद राहुल गांधी दे कैन नॉट गो एनीवेयर, दे कैन गो एनीवेयर। इनको खुद को पता है ये चीज। राहुल गांधी के साथ तो ये कहीं नहीं जा रहे हैं। राहुल गांधी एलओपी बन गया, आई थिंक ये उसका बेस्ट है जो वो मैनेज कर सकता है। इससे ज्यादा वो मैनेज नहीं कर पाएगा। जो सबसे बड़ी पदवी उसको मिल गई एलओपी की, वो मिल गई। अब इससे ज्यादा वो चीफ मिनिस्टर भी बन जाए किसी स्टेट का तो भी बड़ी बात है। आई डोंट थिंक वो कहीं जा रहे हैं कांग्रेस इसके साथ। बिकॉज़ मेरे को एक चीज़ यहाँ पर बड़ी क्लियर दिखती है कि दे आर इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स। इनको समझ में नहीं आ रहा है हाँ, किस तरफ देखें, किस तरफ ना देखें। दे आर नॉट एबल टू काइंड ऑफ पोज़ीशन देमसेल्व्स, और वो पोज़ीशनिंग के चक्कर में एनीवेज़ ये एनी पोजीशनिंग आपकी आपकी पोजीशनिंग, मतलब ये पुरानी एक बात थी कि जब पटेल वगैरह थे कांग्रेस के अंदर, तब ना कांग्रेस में एक बैलेंस था। कुछ हिंदुत्ववादी नेता थे, कुछ लेफ्टिस्ट टाइप के नेता थे, कुछ सेंट्रिस्ट टाइप के नेता थे। तो एक बैलेंस सा था कांग्रेस के अंदर ना, इसीलिए वो लोगों से कनेक्ट भी कर पाते थे। और लेफ्ट राइट दोनों मिक्स कर कर आके वो सेंट्रिस्ट पोजीशन ले लेते थे। लेकिन धीरे 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 क्या होता गया कि वो हिंदुत्ववादी नेता जो थे वो तो खत्म ही हो गए, वो निकल गए वहां से। दूसरे वाले जो लेफ्टिस्ट थे वो थोड़े फोर फ्रंट में आते गए। अब तो कांग्रेस मुस्लिम लीग बन चुके। अब कांग्रेस को मुस्लिम लीग, अगर अगर राहुल गांधी ने आई थिंक यूएस में कहा था या यूके में कहा था कि मुस्लिम लीग इज अ सेक्युलर पार्टी। अगर आपको मुस्लिम लीग सेक्युलर पार्टी, और उससे जब ये राहुल गांधी ने कहा था ना, उससे 15 या 20 दिन पहले
मुस्लिम लीग ने केरला में नारे लगाए थे कि हिंदुओं को मंदिरों के दरवाजे पर घंटी की जगह टांगो और उनको जला दो, जिंदा जला दो। उससे 20 दिन पहले मुस्लिम लीग ने ये नारे लगाए हैं। और राहुल गांधी कह रहा है कि मुस्लिम लीग जो है इट इज अ सेक्युलर पार्टी 20 दिन के बाद। तो अगर आपको मुस्लिम लीग सेक्युलर पार्टी लग रही है तो आप भाई मुस्लिम लीग बन चुके हो इन अ वे, और आपकी जितनी भी सारी चीजें हैं वो सब उसी तरफ सेंट्रिक होती हैं। आप हिंदुओं का विरोध हर चीज पे करोगे, चाहे वो सही है गलत है। आप मुसलमानों का फेवर हर चीज पे करोगे, चाहे वो सही है गलत है। आपने मतलब सोनिया गांधी की आंखों में तो आंसू आ गए थे ना बाटला हाउस में, और इवेंचुअली क्या हुआ? तो वही इवेंचुअली बात ये हो गई कि कांग्रेस जो है वो मुस्लिम लीग की तरफ बढ़ चुकी है या बन चुकी है। इट्स रियली इंसेन। एंड हमारे अगर आप देखोगे यहाँ पर भी जिस तरह से लास्ट में व्हेन यू लुक एट बॉलीवुड, विद्या बालन ने कुछ बकवास करी, शी गॉट इट बैक ब्लडी बैडली यार। वो तो 21 आई। पिछले साल की वो थी ना वो वीडियो, तो हाँ, इस साल नहीं कहा, पिछले साल का था उसने। पीपल आर ब्रिंगिंग दैट अप बैक, पीपल हाँ, कीप रिमाइंडिंग हाँ, ये वही है, ये वही है, इसकी बात मत सुनो, ये वही है, बदतमीज है ये। एंड बिल्कुल। व्हेन यू लुक एट द गेम, इस पूरे गेम के अंदर 2 मूवीज गायब होंगी जिनके ऊपर इतनी पब्लिसिटी और ये सब लगाया था, दो 2 मूवीज जस्ट टैंक्ड, इट जस्ट वेंट कौन डाउन सी द 2 ट्यूब। मूवीज? एक वो 21 गई और एक अभी क्या है वो अच्छा, बॉर्डर शॉट और व्हाटएवर। बॉर्डर बॉर्डर तो चल रही है ना, बॉर्डर तो अच्छा चल रही है। पीपल आर वेरी अनहैप्पी विद इट। बॉर्डर तो अच्छी कर रही है ना, बॉर्डर ने तो आई थिंक मंडे के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मंडी के मेरे अर्निंग्स। फीडबैक आ रहा है फ्रॉम द फोर्सेस, यू नो फौजियों में से, अच्छा, पीपल आर वेरी अपसेट कि यार ये ठीक नहीं है, व्हाट हैव यू डन हियर। वो हो सकता है। मैंने एक अभी लेफ्टिनेंट कर्नल की वीडियो देखी थी बॉर्डर के ऊपर, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि मतलब एक जो जवान होता है, एक जो आर्मी का पर्सनल होता है, वो उसका एक एटीट्यूड होता है, वो किस तरीके से जोक करता है, वो किस तरीके से बात करता है, वो किस तरीके से कंडक्ट करता है, वो किस तरीके से अपने पीयर्स के साथ बैठता है, अपने जो ऑफिसर्स होते हैं उनके सामने कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, बाहर सिविलियंस के सामने वो कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। इस सब का एक वे होता है। और ये फौजी होना एक इमोशन है, उस इमोशन को समझना चाहिए। और बॉर्डर में मेरे ख्याल से वो केवल साउंड ट्रैक दिखा दिया, सारी चीजें दिखा दी, और उसके बीच में सारी चीजें हो रही हैं, वो इमोशन को नहीं समझ पाए। ये एक लेफ्टिनेंट कर्नल थे, कोई मैं नाम बोल रहा हूँ, उनकी वीडियो मैंने देखी थी जिसमें जो उनका एनालिसिस था। बाकी अगर हम बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर इज डूइंग डिसेंट बिजनेस। और मैंने अभी वो फिल्म देखी नहीं है तो मुझे पता नहीं, बाकी रिव्यूज, कुछ रिव्यूज अच्छे हैं, हो सकता है पेड़ हो, कुछ रिव्यूज बहुत ही खराब हैं। मतलब उन्होंने तो भर भर के गालियां दी हैं, और वो लेफ्टिस्ट नहीं है जिन्होंने ये भर भर के गालियां दी हैं। तो मैं कंफ्यूज हूँ किसके रिव्यूज को मानूं, किसके रिव्यूज को नहीं मानूं। मैंने अभी तक नहीं देखी है। बिकॉज मेरे को जो फीडबैक आया है कि इट्स प्रीटी बैड, आई मीन इट्स अच्छा, कोई मान नहीं रहा इसको कि भाई ये क्या है बकवास, यू डन इट अगेन, फिर से अच्छा, तुम बेवकूफी कर रहे हो। बट ओके। इट जस्ट टेल्स यू कि कहीं ना कहीं देयर इज अ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट नॉनसेंस, हो सकता यू है। नो। मतलब 21 तो टैंक हो ही गई, मतलब ऑल्दो 21 जो थी वो उसका डायरेक्टर अच्छा था, हो सकता है मूवी भी अच्छी बनाई हो, बट इट टैंक्ड। लोगों को वो अमन की आशा में वो ज्यादा पिघलते नहीं है, लोगों को अब नहीं चाहिए वो सब कुछ। Yeah, and nobody's going to bloody buy that nonsense. Absolutely. एग्जैक्टली, Thank you, thank you, bhai, for your time. Always a pleasure आपसे बात करके. And बिल्कुल भाई, थैंक यू सो request मच। है, please share your comments, share your thoughts. आप please अपना डिटेल में डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में लिखिए आप क्या सोचते हैं हमारी कॉन्वर्सेशन के बारे में. And of course, बिल्कुल, चैनल्स को सपोर्ट जरूर करते रहिएगा. Thank you once again. बिल्कुल, नमस्कार. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, नमस्कार।